नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदर सिंह और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक पीरियड के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था आर्यंस के बारे में कि किस तरह से आर्यंस जो है सेंट्रल एशिया से भारत मतलब कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए और धीरे धीरे वो भारत के कई हिस्सों में फैल गए। अब हम जानेंगे कि आर्यंस जब आए तो उन्होंने वेदों की रचना चालू की और सबसे पहले ऋग्वेद की रचना की। जिस टाइम पे ऋग्वेद लिखा गया मतलब कि 1500 से लेकर 1000 बीसी को, इसको ऋग्वेदिक एज के नाम से जाना जाता है, जिसको अर्ली वैदिक पीरियड भी जानते हैं जिसको। लेकिन जो वैदिक पीरियड है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, एक अर्ली वैदिक पीरियड में, एक लेटर वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड में जैसे हमने बताया कि ऋग्वेद की रचना हुई, और लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुई कि और जो तीन मुख्य वेद हैं, कुछ पुराण जो हैं उनकी स्टार्टिंग हो गई। उसके बाद और लिटरेचर जो बाद में सनातन धर्म को एक बेस प्रोवाइड किए, उनकी भी रचना जो है आर्यंस ने स्टार्ट कर दी थी। कब? लेटर वैदिक पीरियड में। तो इसी वजह से मतलब इसका जो टाइमलाइन है काफ़ी बड़ा रहा। जैसे आप देख सकते हैं कि 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की ख़त्म होने के 200 साल बाद, 200-250 साल बाद ये स्टार्ट हुआ और गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ साल पहले तक ये चलता रहा। क्या? वैदिक पीरियड। इसी वजह से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। दूसरा रीजन ये है कि दोनों की जो परिस्थितियाँ थी, दोनों के जो कंडीशंस थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क था। जैसा हमने बात किया कि अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद लिखा गया और इसमें और वेद लिखे गए। सोशियो इकोनॉमिक मतलब कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की अगर हम बात करें, ऐसे कंडीशंस की बात करें, तो अर्ली वैदिक पीरियड में अलग था और लेटर वैदिक पीरियड में अलग हो गया। पॉलिटी की अगर हम बात करें, राजनीति की उस समय, तो वह भी दोनों में अलग हो गया। जियोग्राफी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, एक बेस होता है किसी सिविलाइजेशन का या किसी पीरियड का, वह भी दोनों में अलग अलग देखा गया। और साथ ही साथ रिलीजियस कंडीशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन रहेगा ऋग्वेदिक पीरियड या फिर लेटर वैदिक पीरियड को पढ़ने के लिए। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से जियोग्राफिकल कंडीशंस थे। मतलब कि जैसे पता है आपको, जियोग्राफी जो होता है, जियोग्राफिकल जो कंडीशंस होती हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी सिविलाइजेशन को, मतलब किसी भी सभ्यता को आगे बढ़ने के लिए। जैसे आर्यंस हमें पता है सेंट्रल एशिया से भारत में आए, सप्त सिंधु रीजन में टिके। अगर यहाँ पर जो है पूरा रेगिस्तान होता तो भारत में क्यों आते? भारत में इसीलिए आए, मतलब इंडिया सब कॉन्टिनेंट के पास इसीलिए आए क्योंकि यहाँ ढेर सारी नदियाँ थी, यहाँ चारा मिल जाता था उनके कैटल्स को खिलाने के लिए। वो गाय को बहुत ज़्यादा गाय पर जोर देते थे। तो फिर हम यही जानेंगे कि कौन कौन सी जियोग्राफिकल कंडीशंस थी जो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, मतलब कि जो ऋग्वेदिक एज था, अर्ली वैदिक पीरियड था, उसमें हुआ करती थी। कौन कौन सी जियोग्राफिकल कंडीशन, तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन कौन सी कैसी जियोग्राफिकल कंडीशन होती थी? इसके लिए हमें पता है कि ऋग्वेद जो है वो उस टाइम पे जो लिखा गया उसमें नेम मेंशन मिलता है किसका? माउंटेन्स का, रिवर्स का और ओशंस का। मतलब इन नामों से, जैसे कि पर्वत का नाम हो गया, समुद्रों का नाम हो गया, सागर का नाम हो गया, नदियों का नाम हो गया, इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये किस नदियों की बात हो रही है और वो किस एरिया में रहते थे उन लोग। कौन? आर्यंस थे या फिर जो लोग ऋग्वेद लिखे। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर है वो है कि ऋग्वेद जो है वो मेंशन करता है लगभग 40 नदियों का नाम। और उसमें नदियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे गंगा हो गई, सरस्वती हो गई, इंदस नदी जिसको हम सिंधु नदी से के नाम से जानते हैं। तो इन नदियों का जो है नाम मेंशन मिलता है इन नदियों का किसमें? ऋग्वेद में। और साथ ही साथ जो ऋग्वेदिक लोग थे, मतलब कि जो आर्यंस थे, वो रहते थे कहाँ? सप्त सिंधु रीजन में। जैसे हमने बताया कि जब वो सेंट्रल एशिया से भारत में आए तो सप्त सिंधु रीजन जो था वहाँ पर वो आके टिक गए। सप्त सिंधु रीजन का मतलब कि जो लैंड था 7 नदियों का, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, वो कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। ये कौन कौन सी नदियाँ हैं इसके बारे में अभी हम जानेंगे। जैसे कि एक सिंधु नदी है और साथ ही साथ उसकी जो 5 ट्रिब्यूटरी नदी हैं, सहायक नदियाँ जो उसकी हैं, और एक जो है सरस्वती नदी जो है, इसको लेकर 7 हो जाती है। सबसे ज़्यादा इसमें किस नदी का नाम मिलता है? मेंशन में मिलता है हमको कि उसका इंदस का नाम मिलता है। इंदस नदी मतलब कि सिंधु नदी का नाम हमें सबसे ज़्यादा मेंशन मिलता है किसमें? ऋग्वेद में।
और सबसे शुद्ध नदी, जो सबसे पवित्र नदी का नाम उन लोग लेते हैं, तो उसमें सरस्वती नदी जो है उनके लिए सबसे शुद्ध या फिर सबसे पवित्र नदी मानते थे उन लोग। इसमें वैसे मैंने लिखा नहीं है। और पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो वही हम बताएंगे कि कौन कौन सी नदियाँ थी, उनका नाम इसमें ऋग्वेद में किस तरह लिखा गया है। पहला है सिंधु नदी, जिसका नाम है इंदस नदी, मतलब कि इसका नाम हो गया। उसके बाद 5 इसकी जो सहायक नदियां हैं ये हो गई, और एक सरस्वती नदी हो गई। ये कौन कौन सी हैं? सिंधु हो गई, बितिस्ता, असिकनी, विपस, परुसनी और सतुआद्री सरस्वती, ये 7 इसकी नदियां हो गई। सिक्स जो पॉइंट है, छठा जो पॉइंट है, इसमें लिखा है कि इसका मतलब है जो कुबा नदी है वो काबुल, मतलब कि अफगानिस्तान में यह नदी मिलती है, जो सबसे वेस्टर्न रिवर माना जाता है ऋग्वेदिक पीरियड में। मतलब कि वो जहाँ पर रहते थे उनके लिए वो मानते थे कि सबसे वेस्ट में जो नदी है, सबसे जो पश्चिम दिशा में नदी है वो है, उसका नाम है कुबा। और गंगा जो है सबसे ईस्ट पार्ट में है। बाद में जो ऋग्वेदिक लोग थे वो लेटर वैदिक पीरियड में फैल के और जगहों पे, भारत के और हिस्सों में फैल गए, और वहाँ पर हमें और नदियों के नाम मेंशन मिलते हैं, अलग अलग जो है माउंटेन्स के नाम मिलते हैं। तो इससे हमें पता चला कि ऋग्वेदिक जो एज था, मतलब कि 1500 बीसी से 1000 बीसी के पीरियड में जो लोग थे, इन्हीं रीजन्स, मोस्टली इन्हीं रीजन्स के बीच में जो है रहते थे। तो यह था जियोग्राफी का इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि पॉलिटी कैसी थी उस टाइम पे, राजनीतिक कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी, कब? ऋग्वेदिक पीरियड। दोस्तों अब हम जानेंगे कि राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी, मतलब कि पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, कब? जो अर्ली वैदिक पीरियड था, मतलब कि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में कौन कौन सी राजनीतिक कंडीशन थी, मतलब राजनीतिक परिस्थितियाँ थी या पॉलिटिकल कंडीशन थी। अगर हम सबसे पहले बेसिक यूनिट की बात करें तो कुल जो था वो बेसिक यूनिट था किसका? सोशल और पॉलिटिकल जो है ऑर्गेनाइजेशन का। कुल किसको कहते थे? फैमिली को जो है कुल कहते थे। और जो फैमिली थी वो पैट्रियार्कल इन नेचर थी, मतलब कि पिता जो है वो घर का हेड हुआ करता था, मतलब पितृसत्तात्मक परिवार के रूप में हम देख सकते हैं किसको? अर्ली वैदिक पीरियड को। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे हमने बताया पैट्रियार्कल इन नेचर था, और जो परिवार था वो भी पैट्रियार्कल इन नेचर था। ये एक अब लिस्ट देख सकते हैं। जो कुल था, कुल का मतलब था फैमिली। फैमिली से बड़ा कौन होता था? ग्राम, मतलब कि गांव। बिस, गांव से बड़ा क्या होता था? बिस, मतलब एक तरह से तहसील आप समझ सकते हैं। उसके बाद फिर जन हो गया, जन का मतलब हो गया जनपद हो गया, आज के रूप में डिस्ट्रिक्ट के रूप में हम देख सकते हैं। उसके बाद फिर राष्ट्र, जिसको हम कंट्री या फिर स्टेट के रूप में देख सकते हैं। मतलब कि इस तरह से जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे ऐसे ऐसे बढ़ते जाते थे। मतलब पहले कुल, फिर ग्राम, फिर बिस, फिर जन, उसके बाद फिर राष्ट्र। जो राष्ट्र होता था, मतलब कि ये सबसे बड़ा जो फॉर्म होता था, ऑर्गेनाइजेशन होता था, इसको कौन रूल करता था? राजन रूल करता था। राजन का मतलब किंग। उस टाइम पे जो राजा था उसको राजन कहा जाता था, किंग को राजन कहा जाता था। और पुरोहित जो होते थे वो फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स होते थे, मतलब कि पुरोहित जो होते थे वो मंत्रियों की लिस्ट में जो है और अधिकारियों की लिस्ट में जो है सबसे ऊपर होते थे। उनकी बात बहुत मानी जाती थी। जो राजन होता था वो पुरोहित जो होते थे उनके ऑर्डर को मानता था कई बार, मतलब कि कहीं क्या करना चाहिए तो किससे डिसीजन लेता था, पुरोहित जैसा कहता था, उसको बहुत हेड माना जाता था। कुछ और रॉयल ऑफिसर्स थे जैसे कि सेनानी और ग्रामीण। ये दोनों राजा के द्वारा भेजे गए ऑफिसर्स होते थे। सेनानी जो होते थे वो सेना का हेड होता था, और ग्रामीण जो होता था वो गांव का हेड हुआ करता था। मतलब उस टाइम पे जो ग्राम थे उसके हेड, मतलब ये जो ग्राम है इसका हेड जो है ग्रामीण ही हुआ करता था। अब हम बात करेंगे कि रिलीजियस ड्यूटीज़ जो होती थी वह भी किंग किया करता था। मतलब किंग का बस यही काम नहीं था कि वो प्रोटेक्ट करे जो है अपने राष्ट्र को,
साथ ही साथ उसका यह भी काम होता था कि रिलीजियस ड्यूटीज जो हो गई, जैसे कि यज्ञ हो गया, इन सब चीज़ों को भी जो है एक राजन जो होता था, किंग जो होता था, वो करता था। सभा, समिति, विधात, उसके बाद फिर गण, ये सब क्या थे, असेंबलीज थे उस टाइम पे। ये चीज़ हमें कहाँ मिलती है, ऋग्वेद में ये सब नाम जो है हमें मेंशन किए हुए मिलते हैं। क्या, सभा, समिति, विधात और गण, ये सब चीज़ें कब होती थी, अर्ली वैदिक पीरियड में। ये सब असेंबलीज होती थी जहाँ लोग इकट्ठा होते थे, शायद किसी तरह की मीटिंग्स यहाँ हुआ करती रही होगी। अब हम बात करेंगे आर्मी की, जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। उस टाइम पे माना जाता है कि जो आर्मी थी वो फिक्स नहीं थी, मतलब कि हमेशा तैनात नहीं रहती थी राजा के लिए, लेकिन फिर भी जो है आर्मीज़ को जो है लोगों को मोटिवेट करके एक तरह की आर्मी बनाई जाती थी। वो दो तरह की मेनली होती थी। एक तो फूड सोल्जर्स होते थे उसमें, फुट सोल्जर्स होते थे, और दूसरा चैरियॉटरीज होते थे, मतलब कि एक जो पैदल सेना हुआ करती थी और दूसरा जो घुड़सवारी वाली सेना हुआ करती थी आर्मी की। अगर हम बात करें कब, अर्ली वैदिक पीरियड में। इन लोग किसके, और इसके जो हेड हुआ करते थे वो होते थे सेनानी, और वो राजा के जो है ऑफिसर्स हुआ करते थे, रॉयल ऑफिसर्स हुआ करते थे। अगर हम वेपन्स की बात करें तो उस टाइम पे वुड, स्टोन, उसके बाद फिर बोन्स, मेटल्स, ये सब यूज हुआ करता था। किसके लिए, वेपन्स के लिए। वेपन्स के लिए इन्हीं सब मेटल्स का यूज हुआ करता था, बोन्स का यूज हुआ करता था, और वुड के स्टोन, वुड स्टोन जो है ये सब यूज हुआ करते थे किसके, वेपन्स के लिए। यह था पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में वैदिक पीरियड में, मतलब कि ऋग्वेदिक पीरियड में जो है रिलीजियस कंडीशन क्या थी, मतलब रिलीजन उस टाइम पे कैसा था। जैसा हमें पता है कि 1500 से 1000 BC का जो ये पीरियड था जिसमें ऋग्वेद लिखा गया, तो ऋग्वेद सीधा हम रिलेट करते हैं किससे, एक ऐसे ग्रंथ से जो एक धर्म से जुड़ा हुआ है, सनातन धर्म या हिंदू धर्म हम जिसको कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर रिलीजियस जो कंडीशन है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमें जानने के लिए। अब हम जानेंगे कि उन लोग पूजा मोस्टली कैसे करते थे या फिर किन लोगों का करते थे। तो उस टाइम पे जो रिलीजियस कंडीशन थी वो कुछ ऐसी थी कि लोग जो हैं वर्शिप किया करते थे, पूजा किया करते थे जो नेचुरल ऑर्डर्स हैं, जैसे कि इंद्र हो गई, अग्नि हो गए, वरुण हो गए, इनकी पूजा ज़्यादा करते थे। मतलब कि अभी कैसा है, कुछ ऐसे भगवान, ऐसी मूर्तियों की पूजा किया जाता है, लेकिन पहले क्या था कि इन भगवान की पूजा किया जाते थे, ऐसे देवताओं की पूजा किया करते थे जो सीधा हमारे नेचर से जुड़े हुए थे, नेचुरल फोर्सेस थे। जो नेचुरल फोर्सेस जो थी वो कंसीडर किया जाता था एज गॉड, किसमें, ऋग्वेदा में। हमें ऋग्वेदा में यह मेंशन मिलता है कई गॉड्स के नाम। मेनली जो गॉड हुआ करते थे वो मेल होते थे। मतलब हमने बात किया कि पॉलिटी में कि पैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करता था, तो इसी तरह इसमें भी था कि रिलीजन में भी जो गॉड हुआ करते थे अधिकतर पैट्रियार्कल होते थे। कुछ ऐसी देवियों के नाम मिलते हैं, जैसे उषा हो गया, आदित्य हो गया, जो गायत्री मंत्र है सावित्री देवी या फिर आदित्य के लिए जो है आदित्य के लिए मिलता है। तो मतलब कुछ ही बस 2 3 4 ऐसे ही फीमेल जो हैं गॉडेस के हमें साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, लेकिन मेनली जो गॉड थे उस टाइम पे वो कौन थे, मेल थे। अब हम कुछ गॉड्स के इसमें जानेंगे एग्जाम्पल, जैसे इंद्र जो है, जो ऋग्वेदिक लोग थे उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो बारिश हो रही या फिर अग्नि जल रहा है कैसे जल रहा है, इसके पीछे जो साइंटिफिक कारण था उन्हें नहीं पता था, तो इससे वो लोग डरते भी थे। दूसरी चीज़ ये थी, ये उनकी डेली लाइफ में बहुत हेल्प करता था। जैसे अभी भी रेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, बिना रेन के हमारे फसल नहीं हो सकते। भले आज साइंस इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ से हम खेत को सींच सकते हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं था, इसलिए लोग जो हैं इससे डरते भी थे। उनके लिए इम्पोर्टेंट भी थे कौन, इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, वरुण, सोम, मारुत, ये सब भगवान, इसलिए ये उनकी पूजा करने लगे। लगभग ऋग्वेद में जो है 250 हाइम्स जो हैं वो हमें मिलता है किसके लिए, इंद्र के लिए। इंद्र जो भगवान हुआ करते थे अभी भी इनकी पूजा की जाती है कई जगह पर। तो फिर इनके लिए 250 जो है
हाइम्स मिलता है ऋग्वेद में। इनको गॉड ऑफ रेन भी कहा जाता है और पुरुंदर के नाम से भी जाना जाता है। पुरुंदर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट। जैसे कुछ स्कॉलर से वो मानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जो खत्म हो गई, वहाँ पर पुरुंदर ने मतलब कि इंद्र ने अपने वज्र से वहाँ पर वार कर दिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई। तो इंद्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट गॉड माने जाते हैं, सबसे मेन गॉड माने जाते हैं कब, ऋग्वेदिक पीरियड के। दूसरे जो इम्पोर्टेंट गॉड हैं वो है अग्नि, जिसके लिए 200 हाइम्स के जो है वो हाइम्स मिलते हैं किसमें, ऋग्वेद में। ये फायर गॉड थे। अब फायर का हमें पता है आज भी हमारे डेली लाइफ में फायर बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। फायर से क्या होता है कि हम लोग खाने को जो है कुक कर लेते हैं। वैसे ही ऋग्वेदिक पीरियड में भी लोग खाने को जो है कुक किया करते थे। और लोग जो है खेती करने मोस्टली नोमेड थे, वो नोमेडिक थे। तो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो क्या करते थे कि आग लगा दिया करते थे जंगल में, जंगल ख़त्म हो जाया करता था तो वहाँ पर वो खेती कर सकते थे आसानी से। इसलिए जो है अग्नि को भी एक इम्पॉर्टेंट गॉड माना गया। कहाँ पर, ऋग्वेदिक पीरियड में। वरुण वरुण को माना जाता है कि यह अपहोल्ड करते थे क्या, नेचुरल ऑर्डर्स को जो है अपहोल्ड किया करते थे। कौन, वरुण जो है ये भी कहीं ना कहीं पानी से रिलेटेड है, मतलब कि जल के देवता माने जाते हैं। सोम की अगर हम बात करें तो गॉड ऑफ प्लांट्स माने जाते हैं, कि जो प्लांट्स थे उस टाइम पे उसके गॉड माने जाते हैं, कि प्लांट्स के वेलबींग होने के लिए वो इनकी वरुण की वो सोम की पूजा किया करते थे, ताकि उनके जो प्लांट्स थे उनकी जो एग्रीकल्चर थी वो अच्छा हो, या फिर जो भी वो बैठाते थे, इसलिए सोम की पूजा करते थे। और बाद में एक ड्रिंक जो है वो नशा प्रोवाइड करता था, नशा देता था वो ड्रिंक, जिसको उसको भी सोम के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद पांचवें जो गॉड आते हैं मेन, वो है मारुत। मारुत जो है वो माना जाता है कि कई जो फोर्सेस हैं हमारे नेचर की, मतलब कि डिफरेंट जो फोर्सेस हमारे नेचर की वो रिप्रेजेंट करते हैं। कौन, मारुत। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो किसके बारे में, रिलीजियस कंडीशन ऋग्वेद के बारे में। दोस्तों हम जानेंगे कि सोशियो और इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, मतलब कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ क्या थी ऋग्वेदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड में मतलब कि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में, तो उस टाइम पे जो टीचर्स होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, उनको ब्राह्मण कहते थे। मतलब ब्राह्मणास जो थे वो कौन होते थे, टीचर्स और प्रीस्ट। वो क्या करते थे, लोगों को पढ़ाते थे, मतलब कि वेद को पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। माना जाता है कि वही लोग जो है वेद को लिखते भी थे। और उसके बाद उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटर चलाता था, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था, और जो रूलर्स होते थे वो क्षत्रियाज कहलाते थे। लेकिन हमें इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि ये सब चीज़ें जो थी ये बेस्ड ऑन बर्थ नहीं थी। ये जो 4 वर्ण हैं जो हमको मिलते हैं 10वें मंडल में ऋग्वेद के, वो इसका मतलब है कि ये बेस्ड ऑन बर्थ नहीं थे। कोई अगर पैदा होता था तो शुरू से ही उसको ये नहीं हो जाता, उसके कर्म के हिसाब से उसको ये सब चीज़ें, मतलब कि ये इन वर्ण में जो है डाला जाता था। एक ही परिवार में जो है क्षत्रिय भी हो सकते थे, शूद्र भी हो सकते थे, ब्राह्मण भी हो सकते थे, और वैश्य भी हो सकते थे एक ही परिवार में, मतलब कि बेस्ड ऑन बर्थ नहीं था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है कि बेस्ड ऑन बर्थ हो जाता है। तो जैसा हमने बताया कि टीचर और प्रीस्ट जो थे वो ब्राह्मण थे, मतलब कि ब्राह्मणास कहते थे उनको। रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर जो होते थे वो क्षत्रियाज होते थे, मतलब कि ये किंग भी क्षत्रिय ही बन सकता था उस टाइम पे, और कोई वर्ण नहीं अलाउ थे क्या बनने के लिए, किंग बनने के लिए। लेकिन जो है क्षत्रिय कोई भी बन सकता था अपनी मेहनत से, अगर वो स्ट्रांग है शरीर से, बॉडी से। फार्मर्स जो होते थे, मर्चेंट्स जो होते थे, बैंकर्स, मतलब जो लोग सीधा जुड़े हुए थे पैसे से, इकोनॉमी से जुड़े हुए थे, उनको हम लोग वैश्य कहते थे, जो वैश्य होते थे। और आर्टिसंस और लेबर्स जो होते थे उन लोग शूद्र की कैटेगरी में आते थे, शूद्राज थे। अब जो माना जाता है कि जो ब्राह्मणास थे, जो ब्राह्मण थे, वो सबसे ऊपर थे किसमें, ऋग्वेदिक की कैटेगरी में वो सबसे इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, बहुत रिस्पेक्टेड हुआ करते थे। जो क्षत्रिय थे वो
प्रोटेक्ट करते थे लोगों को और रूल किया करते थे। जो वैश्य थे उनका काम था कि इकोनॉमी को अच्छे तरीके से देखना वहाँ राष्ट्र में, और जो शूद्र हुआ करते थे उनका काम था कि इन जो तीनों ऊपर के वर्ण हैं इनका जो है केयर करना आर्टिसंस और लेबर्स के रूप में। उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज जो थी वो चलन में नहीं थी, मतलब कि ऋग्वेद का सबसे एक अच्छा चीज़ माना जाता है कि उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज जैसी चीज़ें जो हैं चलन में नहीं थी। मतलब लोग भले ही इतना ज़्यादा आज के हिसाब से देखा जाए तो उस शिक्षा से नहीं जुड़े थे, लेकिन उनके पास इन चीज़ों का ज्ञान था कि वो महिलाओं के या फिर लड़कियों के पुबर्टी आने के बाद ही उनकी शादी करते थे। जो फादर की प्रॉपर्टी थी सीधा पुत्र के हाथ में जाता था। मतलब कि जैसा हमने बताया कि जो सोसाइटी थी वो पैट्रियार्कल हुआ करती थी। जो प्रॉपर्टी था फादर का किसके हाथ में सीधा जाता था? सन के हाथ में। और जो लड़कियां थी उन्हें लड़कियां या फिर महिलाएं जो हैं उनको परमिशन नहीं था, इसलिए प्रॉपर्टी को हथियाने का, अपने हाथ में लेने का। जो होम हुआ करता था, जो टीचर का घर हुआ करता था, उसी को हम लोग उस टाइम पे स्कूल कहते थे। जो जहाँ टीचर रहता था वहीं वो पढ़ाता था, कई चीज़ों का ज्ञान देता था बच्चों को, जैसे कि वेद पढ़ाता था। और हमने बताया कि टीचर्स जो होते थे वो मेनली कौन होते थे, मतलब कि कौन ही हुआ करते थे, वो थे ब्राह्मणाज जो थे। काऊ जो थी उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड थी। जैसा हमने बताया कि उसमें जो गाय हुआ करती थी वो उन्हें अघन्य कहा जाता था। मतलब उनको अगर कोई मारता था तो उनको पेनाल्टी देना पड़ता था, जो है अगर कोई गाय मार देता था। और उस टाइम की रियल वेल्थ जो है गाय ही मानी जाती थी। जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी उसको गोमत कहते थे। वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड था वह भी समाज में। मतलब जिसके पास जितनी गाय उतनी ज़्यादा उसको रिच माना जाता, उतना ज़्यादा ही रिस्पेक्टेड था वो। और पेनाल्टी देना पड़ता था अगर कोई गाय को मार देता था। आर एस शर्मा कहते हैं कि उस टाइम पे इतना आइडियल कंडीशन नहीं हुआ करता था समाज में। उस टाइम के जो लोग थे वो लोग चोरी भी किया करते थे। जो ज़्यादातर जो चोरी हुआ करती थी वो गाय की चोरी हुआ करती थी। मतलब कि लोग जो है गाय चुराया करते थे। आप सोच सकते हैं आप कि गाय कितनी इम्पोर्टेंट रही होगी उस टाइम पे। यह था सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में। अब हम जानेंगे कि जो ये 10 राजन वार हुआ था ये किन राजाओं के बीच में हुआ था और कहाँ लड़ा गया था। ये सुदास और 10 राजा और जो थे उनके बीच में लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? रावी नदी के किनारे। ऋग्वेद में इस बात का मेंशन हुआ है कि जो सुदास था वो इस युद्ध को जीत गया था। 10 राजा कौन से थे उनके बारे में देख लेते हैं। पुरुष, यदुस, तुर्वासास, अनुस, दुर्योस, अलिनास, पक्थ, भालानास, सिबिस और बिसानिन्स। ये 10 राजा थे जो 10 राजन वार में पार्टिसिपेट किए थे, और जिसमें सुदास जो है वो विजयी हुआ था। मतलब कि जो सुदास है वह इस युद्ध को जीत गया था। यह था हमारा वीडियो ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में। जय हिंद, जय भारत।